डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रोहित जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इलेक्टिव पेपर MLIE 106 के बारे में। जिसका नाम है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एंड सर्विसेज, सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धति અને सेवाओं। इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक नंबर 1 पब्लिक लाइब्रेरी बेसिक कंसेप्ट्स, सार्वजनिक ग्रंथालय पायाना ख्यालों। इसके अंदर यूनिट नंबर 1 पब्लिक लाइब्रेरी ओरिजिन एंड ग्रोथ, सार्वजनिक ग्रंथालयों उद्भव અને विकास। आज की प्रेजेंटेशन के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव इस प्रकार हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास, प्राचीन समय से लेकर आज तक सार्वजनिक पुस्तकालय कैसे बदलते गए, पुस्तकालयों में क्या क्या बड़े बदलाव आए और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आज हम उसके बारे में जानेंगे। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उनका विकास हुआ और कैसे ऐतिहासिक कारणों से उनके ऊपर असर पड़ा, आज हम उनके बारे में भी जानेंगे। नंबर 3 सरकार की भूमिका, सरकारी नीतियों योजनाओं ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और विस्तार में क्या मदद की, सरकार के कदम पुस्तकालय की सेवाओं और पहुंच को कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। परिचय, सबसे पहले हमें जानना है कि मनुष्य बहुत खास प्राणी होते हैं। ह्यूमन डिस्टिंक्शन, मनुष्य को जानवरों से अलग करने वाली बात यह है कि वो सोच सकते हैं और बात कर सकते हैं। मनुष्य हमेशा जिज्ञासु होते हैं और कल्पना और व्यवहारिकता के जरिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओरल ट्रेडिशन, लिखने के आविष्कार से पहले ज्ञान को याद करके और उसको सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता था। यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे जो जानकारी ज़रूरी होती थी उसको भविष्य के लिए सुरक्षित और संजो के रखा जाता था। वेद और याद करना, द वेदास एंड मेमोराइजेशन, प्राचीन काल में ब्राह्मण संस्कृत के श्लोकों को याद करते थे और पढ़ते थे। उदाहरण के लिए जो एक वेद को याद करता था उसे वेदी कहते थे, जो 2 वेदों को कंठस्थ कर लेता था उसे द्विवेदी, जो 3 वेदों को उसे त्रिवेदी और जो 4 वेदों को उसको चतुर्वेदी कहा जाता था। वेद जो 1500 से 2000 ईसा पूर्व लिखे गए थे, सबसे पुरानी साहित्य, आज तक का सबसे पुराना लिखित साहित्य है और बिना लिखाई के सिर्फ मौखिक प्रक्रिया ने इनको आज तक बचा के रखने में मदद की। लेखन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन का आविष्कार एक बड़ा बदलाव था। लेखन ने लोगों को जानकारी को क्ले टैबलेट्स, पेपिरस, चमड़े, मेटल सीट्स, कपड़े और पत्थरों पर लिखने की सुविधा दी। इसके द्वारा नेचुरल लॉज, लेन देन, कहानियाँ और ज्ञान को रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो गया। जानकारी को संचित करने में सुधार, ब्रेक थ्रू इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज, 15वीं शताब्दी में यूरोप में कागज़ और प्रिंटिंग का आविष्कार एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। कागज़ पहले की सामग्रियों की तुलना में सस्ता और बहुत आसान था। प्रिंटिंग प्रेस ने किताबें और दस्तावेज जल्दी और बड़ी संख्या में छापने की सुविधा दी। इससे लोगों के लिए जानकारी साझा करना और प्राप्त करना आसान हो गया। इम्पैक्ट ऑन नॉलेज प्रिजर्वेशन, लिखने और प्रिंटिंग ने ज्ञान को सेव करने और उसको स्प्रेड करने का तरीका बदल दिया। राइटिंग ने एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को रखना संभव बनाया और प्रिंटिंग ने जानकारी को बहुत दूर तक फैलाने में सहायता प्रदान करी। इस वजह से पुराने ज्ञान को बचाना और नए विचारों को साझा करना बहुत ही आसान हो गया राइटिंग आने के बाद। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्ले टैबलेट्स, पेपिरस और पर्चमेंट, चमड़े के टुकड़े के ऊपर कैसे राइटिंग्स करी जाती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन पुस्तकालयों की। सबसे पहले एंसेंट लाइब्रेरीज में नाम आता है ग्रीक लाइब्रेरीज का। एथेंस में सार्वजनिक पहुंच,
6वीं शताब्दी के पूर्व में एथेंस, जो एक ग्रीस का एक बहुत ही मेन सिटी हुआ करता था, उसमें कुछ पुस्तकालय बनाए गए। ये पुस्तकालय विद्वानों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों के लिए खुले थे। यहाँ पर कई प्रकार की किताबें और ग्रंथ उपलब्ध थे, जैसे कि फिलोसफी, साइंस, लिटरेचर। ये पुस्तकालय पहली बार आम लोगों के लिए इतने व्यापक रूप से खुले थे। इसका मतलब ये था कि सिर्फ अमीर या खास लोग ही, बल्कि सामान्य लोग भी अब किताबें पढ़ सकते थे और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। रोम के पुस्तकालय, जूलियस सीजर की योजना। रोम में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने का सपना जूलियस सीजर ने देखा था। इस पुस्तकालय में ग्रीक और लैटिन भाषाओं की महत्वपूर्ण पांडुलिपियां रखी जानी थी। सीजर का मानना ये था कि ये पुस्तकालय रोम को एक महत्वपूर्ण ज्ञान का सेंटर बना देगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी हत्या के बाद उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने 39वीं ईसा पूर्व में इस योजना को पूरा किया और रोम में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया। पुस्तकालयों का पतन, रोमन साम्राज्य का पतन। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य कमज़ोर हुआ और अंत में गिर गया, पुस्तकालयों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी। साम्राज्य की गिरावट के साथ साथ स्थिरता और संसाधनों में भी कमी हो गई। इससे पुस्तकें छपने में कमी आई और ज्ञान के संरक्षण और विस्तार में एक बहुत बड़ा संकट बन गई। यूनानी और रोमन काल में पुस्तकालय। यूनान का पब्लिक लाइब्रेरीज में क्या योगदान रहा? वो ज्ञान के सेंटर हुआ करते थे। यहाँ पर कई प्रकार के विद्वान, फिलोसोफर्स और सरकारी अधिकारी आते थे। ये पुस्तकालय ग्रीस के स्वर्ण युग, गोल्डन एज के दौरान ज्ञान को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर लोग नई नई बातें सीखते थे, शोध और विचार विमर्श करते थे। रोमन डेवलपमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज। 4वीं सदी के अंत तक रोम में 28 से 30 लगभग सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी थी। ये पुस्तकालय आम जनता के लिए खुले थे और पढ़ाई करने वाले लोगों को बढ़ती संख्या को सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इससे रोमन समाज में पढ़ाई और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा मिला। साम्राज्य के पतन का प्रभाव। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य कमज़ोर हुआ, पुस्तकालयों की स्थिति बहुत ही खराब होती चली गई। पुस्तकालयों में रखे ज्ञान तक पहुंच कम हो गई और उनका संरक्षण भी सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत सारा इंपॉर्टेंट ज्ञान खत्म हो गया और पुस्तकालयों की भूमिका बहुत ज़्यादा घट गई। सार्वजनिक पुस्तकालय और सामाजिक बदलाव। रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज सिर्फ समाज में हो रहे बदलावों को दिखाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं। वे लोगों को ज्ञान तक पहुंचाने, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जब लोग पुस्तकालय का उपयोग करते हैं तो वे न सिर्फ खुद को शिक्षित करते हैं, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देते हैं। ब्रिटिश एक्सपीरियंस, लीगल एंड पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट्स। ब्रिटेन में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास कानूनी और संसदीय सुधारों से प्रभावित हुआ। विभिन्न कानून और संसद के फैसलों ने पुस्तकालयों के लिए नियम और समर्थन का ढांचा तैयार किया। इससे पुस्तकालयों की स्थापना और उनके कार्य को समर्थन मिला। पुनर्जागरण का प्रभाव, रेनाइसेंस इन्फ्लुएंस। पुनर्जागरण के समय में सीखने और इनोवेट करने के जोर देने का समय था, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरीज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय ने पढ़ाई और बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया। लाइब्रेरीज ने लोगों को नई नई किताबें और जानकारियाँ उपलब्ध कराई, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ा और समाज में एक नई सोच विकसित हुई। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के दौरान एक समृद्ध मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ, जिसने पुस्तकालयों की मांग को बढ़ा दिया। अब लोग पुस्तकालयों को केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज के केंद्र के रूप में देख रहे थे। लाइब्रेरीज के इसने मध्यम वर्ग को सीखने, सोचने और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। हायर एजुकेशन, प्रारंभिक विश्वविद्यालय जिन्होंने शिक्षा की नींव रखी। ऑक्सफोर्ड के बैलियोल कॉलेज और मैटन कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने यूरोप में उच्च शिक्षा की नींव रखी। ये संस्थान भविष्य के विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श बन गए। इन संस्थानों ने उच्च शिक्षा का तरीका और कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, जिससे अन्य विश्वविद्यालयों को एक डायरेक्शन मिली और शिक्षा की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा सुधार हुए। 19वीं सदी का विकास, सिविक यूनिवर्सिटीज़, सार्वजनिक विश्वविद्यालय। 19वीं सदी में सरकारी सहयोग से बहुत सारे सिविक यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये विश्वविद्यालय आम जनता को हायर एजुकेशन अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहे थे। 1911 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का गठन किया गया, जिसने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के विकास में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस कमेटी ने विश्वविद्यालयों
को वित्तीय सहायता प्रदान की और गुणवत्ता और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास किया। वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन, इम्पेटस टू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक एडवांसमेंट, जैसे जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज इवोल्व होते गए उनके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आती गई। जैसे 17वीं और 18वीं सदी के अंदर विज्ञान में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, बहुत सारी इनोवेशंस हुई। इस समय के प्रमुख वैज्ञानिकों में जैसे सर आइजैक न्यूटन जैसे व्यक्ति शामिल थे। न्यूटन ने गणित और फिजिक्स, भौतिकी में बड़े योगदान किए हैं। साथ ही लंदन की रॉयल सोसाइटी जैसी एकेडमीज और संस्थाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। इन संस्थानों ने वैज्ञानिकों को एक साथ लाने और एक साथ नए विचारों को साझा करने में बहुत ही मदद करी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, प्रमोशन ऑफ रिसर्च। 1662 ईस्वी में स्थापित रॉयल सोसाइटी ने वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संस्था वैज्ञानिकों को अपनी खोजों को साझा करने, नई शोध परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक मंच प्रदान करती थी। इसके समर्थन से ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया। वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इम्पैक्ट। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कारों का नेतृत्व किया, जिससे आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आकार दिया। रिसर्च प्रयोगशालाओं और एकेडमियों की स्थापना ने वैज्ञानिक प्रगति को और भी बढ़ोतरी की। इन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी और सिद्धांतों को विकसित किया, जिससे वैश्विक स्तर पर ज्ञान का विकास हुआ। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं पब्लिशिंग के बारे में। प्रकाशन, आविष्कार और पब्लिशिंग पर प्रभाव। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, लिखने, कागज और प्रिंटिंग जैसे प्रमुख आविष्कारों ने पब्लिशिंग को बदल दिया। इन इनोवेशंस की वजह से किताबें अधिक लोगों के लिए उपलब्ध और सस्ती हो गई। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी और बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी, लेकिन गुटेनबर्ग की प्रेस टेक्नोलॉजी आने के बाद किताबें बहुत छपाई सस्ती हो गई और बुक्स का प्रोडक्शन बहुत ही सरल और इजीली फीजिबल हो गया। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। 15वीं सदी के मध्य तक जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक मूवेबल टाइप का आविष्कार किया। इस तकनीक ने पुस्तकों को उत्पादन में पूरी तरह से बदल दिया। पहले किताबें जो हाथ से लिखी जाती थी, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद छपाई को तेज़ और सस्ता बना दिया, जिससे बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापी जाने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लोगों तक पहुंचने लगी। कॉपीराइट लॉज, जैसे जैसे बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ा, उसके साथ बहुत सारे इश्यूज आते गए, जिनमें से एक मेजर है कॉपीराइट लॉज। लीगल प्रोटेक्शन, 1709 में इंग्लैंड में पास किए गए कॉपीराइट एक्ट ने लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा करी। इस कानून ने लेखकों को एक निर्दिष्ट समय के लिए अपनी किताबों के अधिकार देने की व्यवस्था की। इससे लेखकों को अपने काम के लिए सुरक्षा मिली और किताबें लिखने को प्रोत्साहन मिला। बुक क्लब और साहित्यिक एजेंट, बुक क्लब्स एंड लिटरेरी एजेंट्स, लेखकों की सहायता। बुक क्लब्स और लिटरेरी एजेंट्स को उभरने से किताबों को वितरित और प्रचारित करने के तरीके मिले। पाठकों के साथ बातचीत और समीक्षा के अवसर प्रदान हुए और लिटरेरी एजेंट्स ने किताबों और उनके ज्ञान को सही जगह पहुंचाने का काम किया, जिससे लेखकों और पाठकों को दोनों को ही बेनिफिट हुआ। सार्वजनिक पुस्तकालयों के पूर्ववर्ती, फॉरेनर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। सबसे पहले पर्सनल लाइब्रेरीज होती थी, जिनको निजी संग्रह भी बोला जाता है। व्यक्तिगत पुस्तकालय वो निजी संग्रह होते थे जो पुस्तक के मालिक और उनके परिवारों के लिए सिर्फ होते थे। ये पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के प्रारंभिक चरण को दर्शाते हैं, जब छपी हुई किताबें अधिक उपलब्ध न होने के कारण होने लगी थी और इन पुस्तकालयों में सिर्फ मालिक के व्यक्तिगत संघर्ष होते थे, जैसे कि पर्सनल कलेक्शन, और ये आम जनता के प्रयोग के लिए नहीं होते थे। पेरिस लाइब्रेरीज, इसके अंदर कम्युनिटी का एक्सेस हुआ। पेरिस पुस्तकालय आमतौर पर चर्च और स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए होते थे। ये पुस्तकालय धार्मिक और सामान्य किताबों का मिश्रण प्रदान करते थे। कुछ पेरिस पुस्तकालयों में किताबें घर घर पहुंचाने की व्यवस्था होती थी, जो आधुनिक बुक मोबाइल्स के समान थी। यह व्यवस्था समाज के लोगों को किताबों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करती थी। सोशल और सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरीज, सदस्यता पुस्तकालयों के समूह ने किताबों के अलावा ज्ञान को साझा करने की सुविधा दी। लोग सदस्यता शुल्क अदा करके इन पुस्तकालयों का उपयोग करते थे।
ये पुस्तकालय अक्सर उन लोगों तक सीमित होते थे जो सिर्फ उनका मेंबरशिप ले सकते थे और पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं होते थे। इसका मतलब ये था कि सिर्फ जो रिच और धनवान क्लास, एलिड क्लास के जो लोग होते थे, वही सिर्फ इन लाइब्रेरीज का यूज़ कर पाते थे। स्कैंडिनेविया के पुस्तकालय। स्कैंडिनेविया बेसिकली एक यूरोपियन सब रीजन है जो 3 कंट्रीज को मिला के बना है, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो यूके और यूएस के लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के बाद इनका नंबर आता है। वर्दी और विशेषताएं, 19वीं और 20वीं सदी में इनका विस्तार। इन देशों में 19वीं और 20वीं सदी के दौरान पब्लिक लाइब्रेरी सेवाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण था एंग्लो अमेरिकन प्रथाओं का प्रभाव और मजबूत सरकारी समर्थन। इस समय के दौरान इन देशों ने अपने पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित किया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी नई योजनाओं की शुरुआत करी। इन्फ्लुएंस, सरकारी कानून और वित्तीय सहायता। सरकारी कानून और फंडिंग ने पुस्तकालय प्रणाली को विकसित करने और उसकी पहुंच को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसके कुछ फीचर्स थे जैसे कि रीजनल सिस्टम एंड आउटरीच। ये पुस्तकालय एक बड़े क्षेत्र के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर काम करते हैं। इसके अलावा इन पुस्तकालयों में आपसी पुस्तक उधार व्यवस्था, जिसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग, होती है, जिससे लोग आसानी से अन्य पुस्तकालयों के साथ किताबें ले सकते हैं। इसके साथ ही पुस्तकालय विभिन्न समूहों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पहुंच कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे कि आउटरीच प्रोग्राम, जिससे हर व्यक्ति तक ज्ञान पहुंच सके। अब हम बात करते हैं भारत में पब्लिक लाइब्रेरीज का ओरिजिन एंड ग्रोथ। सबसे पहले बात आती है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की। भारत में पब्लिक लाइब्रेरीज के विकास में सीधे सीधे पश्चिमी देशों, जिसमें विशेषकर ब्रिटेन शामिल है, 1762 से लेकर 1947 का सबसे बड़ा प्रभाव रहा। ब्रिटेन में पुस्तकालयों के विकास का चरण भारत में भी देखने को मिले। हालांकि भारत में प्रगति थोड़ी धीमी रही, जिसका मुख्य कारण था ब्रिटेन और भारत में कानून और संस्थागत सुधारों के समय का अंतर। अर्ली डेवलपमेंट्स इन इंडिया। सबसे पहले भारत के अंदर सदस्यता पुस्तकालय होते थे जो इसका प्रारंभिक रूप थे। इनमें किताबों का उपयोग करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ता था, जिसको सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरीज हम बोल सकते हैं। ये पुस्तकालय संस्कृति और साक्षरता फैलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 1947 के मध्य तक भारत में लगभग 50,000 मेंबरशिप लाइब्रेरीज थे, जो कि किसी भी विकासशील देश के लिए एक महत्वपूर्ण संख्या थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीयता की भावना और आत्म शिक्षा की चाहत। लोगों ने अधिक से अधिक किताबें पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी, जिससे पुस्तकालयों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इसको हम मुख्यतः 4 चरणों में डिवाइड करते हैं इंडिया के अंदर पब्लिक लाइब्रेरीज डेवलपमेंट को। सबसे पहला चरण आता है 1808 से 1900 ईस्वी तक। सबसे पहले बात होती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरुआत। सन 1808 में भारत में संगठित पुस्तकालय पहलों की शुरुआत हुई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने पुस्तकालयों को रजिस्टर करने और किताबें बांटने के लिए का प्रस्ताव दिया। इस कदम से लाइब्रेरीज की स्थापना के लिए एक मूलभूत आधार बना और पब्लिक लाइब्रेरीज को एक संगठित रूप देने की दिशा में सबसे पहला कदम उठाया गया। 19वीं सदी के मध्य का विकास। मिड ऑफ 19वीं सदी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख शहरों में पुस्तकालय स्थापित किए गए। इन पुस्तकालयों को यूरोपीय लोगों का सबसे बड़ा समर्थन मिला। इस समर्थन ने इन शहरों में पुस्तकालयों की अवधारणा को संस्थागत बनाने में मदद करी। यूरोपीय विचारों और प्रथाओं ने पुस्तकालयों को व्यवस्थित करने में और कार्यप्रणाली को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय योगदान। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने सदस्यता पुस्तकालयों को अपनाया। जो भारत के लोग भारत से बाहर निकलकर पश्चिम से शिक्षा लेकर भारत में आते थे, उन्होंने सबसे पहले मेंबर लाइब्रेरीज में अपना इंटरेस्ट दिखाया। ये पुस्तकालय सदस्यता आधारित थे, क्योंकि सिर्फ इन्हें उस लाइब्रेरीज के डेजिग्नेटेड मेंबर ही उपयोग कर पाते थे। ये पुस्तकालय पूरी तरह से सार्वजनिक पुस्तकालयों के मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। इसका मतलब ये था, ये पुस्तकालय सभी लोगों के लिए खुले नहीं थे और केवल कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित थे। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की, जो आता है सन 1900 से लेके 1937 तक। तो शिफ्ट इन लाइब्रेरी मूवमेंट फोकस।
तो सन 1900 में कोलकाता लाइब्रेरीज को सार्वजनिक स्थान में बदल दिया गया, जिससे यह आम लोगों के लिए बहुत ही सुलभ हो गया। इससे पुस्तकालयों के उपयोग में वृद्धि हुई और यह सभी के लिए एक पब्लिक प्लेस बन गया। 1902 के अंदर लॉर्ड कर्जन के अनुसार लाइब्रेरी के नाम को बदलकर इंपीरियल लाइब्रेरी रखा गया, जो बाद में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी। इस नाम परिवर्तन से लाइब्रेरी की प्रतिष्ठा और महत्व को बढ़ावा मिला। उसके बाद एक बहुत बड़े हम मूवमेंट की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है बड़ौदा मूवमेंट। ये चला 1906 से लेकर 1911 तक। सर सियाजी राव थर्ड ने इसके अंदर अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। बड़ौदा में एक व्यापक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करने वाले सर सियाजी राव थर्ड ने एक नई दिशा दी। उनकी पुस्तकालय प्रणाली में केंद्रीय, गांव और यात्रा करने वाले पुस्तकालय शामिल थे, जो मॉडल के रूप में काम करते थे। इन पुस्तकालयों ने पूरे बड़ौदा क्षेत्र में ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में मदद की। पुस्तकालय स्कूल। अमेरिकी लाइब्रेरियन श्री बोर्डन द्वारा स्थापित पुस्तकालय स्कूल ने पुस्तकालय शिक्षा को पेशेवर बनाने में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस स्कूल ने लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट किए और पेशेवर पुस्तकालय कर्मचारियों को एजुकेशन प्रदान करी और उनको प्रशिक्षित किया। लाइब्रेरी एजुकेशन डेवलपमेंट्स। सबसे पहले लाइब्रेरी स्कूल। भारत में बड़ौदा लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना 1906 में हुई। यह स्कूल लाइब्रेरियंस को प्रशिक्षण देने के लिए था। यहाँ पर पुस्तकालय कामकाज की बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद बात होती है पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी स्कूल 1915। तो ये वो पंजाब विश्वविद्यालय है जो अभी करंट टाइम में पाकिस्तान में सिचुएटेड है, और आज़ादी के बाद चंडीगढ़ में दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया गया, जो अभी चंडीगढ़ में स्थापित है। तो उसके अंदर फॉर्मल शिक्षा की शुरुआत हुई। इस स्कूल की स्थापना सर डॉन डिकिंसन ने करी। यहाँ पर पुस्तकालय शिक्षा को एक औपचारिक रूप दिया गया और यह शिक्षा बड़े पैमाने पर लोगों के लिए अवेलेबल हुई। अब बात करी जाती है कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशंस और जर्नल्स की, पुस्तकालय संघ और पत्रिकाएं। राज्य पुस्तकालय संघ और भारतीय पुस्तकालय संघ 1933। इन संघों की स्थापना ने भारत में पुस्तकालय प्रथाओं को संस्थागत रूप दिया। ये संघ पुस्तकालय प्रबंधन और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मॉडर्न लाइब्रेरियन जर्नल। यह पत्रिका पंजाब लाइब्रेरियन एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित हुई, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में हो रहे नए नए विचार और चर्चाओं और डेवलपमेंट्स को दर्शाया गया। अब बात करी जाती है तीसरे चरण की, 1937 से 1947 तक। अब इसके अंदर सरकार की भागीदारी शामिल होती है। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। 1937 के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार की शक्ति बढ़ी, तो पुस्तकालय नीतियों में अधिक सक्रियता देखने को मिली। कांग्रेस सरकार ने पुस्तकालयों के विकास और विस्तार के लिए बहुत सारी पहलें की, जिससे पुस्तकालय सेवाएं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई और सुगम बनी। गाँव में पुस्तकालय। इस समय गाँव में लगभग 13,000 पुस्तकालय स्थापित किए गए। ये एडल्ट एजुकेशन मूवमेंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट थी, जिससे गाँव में लोगों को पढ़ने और सीखने का अवसर मिला। इन पुस्तकालयों ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार किया, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ। अब उसके बाद एक लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी गठित की गई 1939 के अंदर, जिसके अंदर एक विकास योजना का प्रस्ताव दिया गया। इस रिपोर्ट में पुस्तकालय के विकास को 6 चरणों की योजना का प्रस्ताव दिया गया, जिससे कि पब्लिक लाइब्रेरीज की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। हालांकि वित्तीय समस्याओं के बावजूद योजना की कुल लागत 15 लाख रुपए अनुमानित की गई थी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी धनराशि होती थी। अब हम बात करते हैं चौथे चरण की, जो आज़ादी के बाद और आज तक चल रहा है, 1947 और वर्तमान समय तक। स्वतंत्रता के बाद की उपलब्धियां, पोस्ट इंडिपेंडेंस माइलस्टोन्स। 1948 में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी का गठन होता है, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट किए गए। इस कानून ने पुस्तकालयों के निर्माण और उनके मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए। उसके बाद होती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1949 में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी, जो यूनेस्को का समर्थन प्राप्त थी। इस लाइब्रेरी ने भारत में आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मानक स्थापित किए और पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुछ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि खुली पहुंच और मुफ्त सेवाएं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने ओपन एक्सेस और फ्री सेवाओं का एक मॉडल अपनाया, जिससे हर कोई आसानी से किताबें प्राप्त कर सकता था।
व्यापक पहुंच प्रोग्राम आउटरीच, इसमें बुक मोबाइल्स, यात्री पुस्तकालय, ब्रेल सर्च और बहुत सारी अन्य सुविधाएं शामिल थी जो विभिन्न लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करती थी, जिसमें समाज के हर तबके का ध्यान रखा गया था। और ये सुविधाएं पूरी तरह से सुलभ सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी थे, जैसे 1952-53 के ग्रांट्स। इस समय केंद्र सरकार ने राज्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए धन उपलब्ध करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक मजबूत और प्रभावशाली सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक ढांचा तैयार करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 के तहत राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों और जिला केंद्रीय पुस्तकालयों की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इस योजना में कुल 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 2/3 हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। यह पहल राज्य पुस्तकालयों को मजबूत करने और किताबों की उपलब्धता को बढ़ाने में मददगार साबित हुई। उसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। इस कानून के अनुसार प्रकाशकों को अपनी किताबें और समाचार पत्रों की प्रतियां प्रमुख पुस्तकालयों में जमा करवानी थी। इसका उद्देश्य ये था किताबों और समाचार पत्रों की पहुंच और वितरण को बढ़ाया जा सके। इस कानून के माध्यम से अधिक से अधिक लोग किताबें और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकें। इस तरह जानकारी का प्रसार हुआ और ज्ञान की सुलभता बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास, तो ये एक तरह से पूरा स्टेट सब्जेक्ट बन गया था। भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं पूरी तरह से राज्य का विषय होती हैं। इसका मतलब ये है पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और उसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट, शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, जिसका मतलब ये है कि राज्य और केंद्रीय सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। उसके बाद आता है ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के ऊपर लगभग 185 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट बनाया, जिसके तहत सरकारों को पुस्तकालय प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन यह सभी जगह लागू नहीं हुआ और सभी क्षेत्रों में पुस्तकालयों का एक समान विकास नहीं हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस लेजिस्लेटिव एफर्ट्स, जिनमें मुख्यतः मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आता है 1948। एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी आती है सिन्हा कमेटी रिपोर्ट 1959। अब हम बात करते हैं लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ की स्थापना और उनकी चुनौतियाँ। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ने लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ को स्थापित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। इनके सामने कुछ चुनौतियाँ थी, जैसे कि सेस कलेक्शन। सेस एक तरह का टैक्स होता है जो एजुकेशन और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारें वसूल करती हैं डिफरेंट सेक्टर्स से। पुस्तकालयों के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ को मिलने वाला पैसा कम हो जाता था और पुस्तकालयों की व्यवस्था प्रभावित होती थी। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है फाइनेंशियल बर्डन। जो ज़्यादातर जो फाइनेंस का पार्ट था 85% वो कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता था, जिससे किताबों और अन्य मटेरियल के लिए बहुत कम पैसा बचता था, जिससे कई बार बहुत सारी देरी होती थी और पुस्तकालयों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव इश्यूज़, अगेन सेस कलेक्शन के बहुत सारे इश्यूज़ थे। और स्टेट लेजिस्लेशन, 2002 तक भारत में 26 राज्यों में से केवल 12 राज्यों में ही पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट बनाए गए थे, जैसे कि कई राज्यों महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने पुस्तकालय सेस भी नहीं लगाया, जिससे पुस्तकालयों के लिए जरूर धन की कमी हो गई। मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और हरियाणा के अधिनियम में पुस्तकालय सेस का प्रावधान है। 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ने एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय प्रणाली का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड को बंद कर दिया गया, जिससे बहुत सारे पुस्तकालय विकास की परियोजना में कमी आई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड स्टेट एक्शंस, सबसे पहले एक 73 अमेंडमेंट्स किया गया, जिसकी 11वीं सूची में आइटम नंबर 20 के रूप में शामिल किए गए। इसके तहत एक 3 स्तरीय 3 लेवल प्रणाली बनाई गई, जो ये तय करते हैं कि गांव, ब्लॉक और जिला स्तर को जिम्मेदारियां कैसी बांटी जाएं। उसके बाद 74 फोर्थ नंबर ऑफ अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 12वीं अनुसूची में सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यात्मक पहलुओं का प्रचार शामिल है, जिसमें पुस्तकालय भी आते हैं, लेकिन हर राज्य इसका अलग अलग तरीके से मतलब निकालता है, जिससे मौजूदा ढांचे में असमंजस पैदा होते हैं। स्टेट रिस्पॉन्सेज, तमिलनाडु ने अभी तक
लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ को बनाए रखा, लेकिन अन्य राज्यों के फैसले अभी भी लंबित थे। करंट स्टेटस एंड फ्यूचर डायरेक्शन, वर्तमान चुनौतियाँ। आज भी पुस्तकालयों को वित्तीय कठिनाइयाँ, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, प्रशासनिक देरी और कर्मचारियों के वेतन के कारण किताबों और संसाधनों के लिए सीमित फंड की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के कारण पुस्तकालयों की सेवाओं और उनकी उपलब्धता पर असर पड़ता है। नीड ऑफ स्ट्रेटेजी, बेहतर शासन और समुदाय की भागीदारी के लिए एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है। इसके लिए विधायी समर्थन और फंडिंग को मजबूत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पुस्तकालयों को स्थिरता और प्रभावशाली प्राप्त होगी। फ्यूचर डायरेक्शन, पुस्तकालय सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ फंडिंग को बहुत ही बेहतर बनाना चाहिए। इससे पब्लिक लाइब्रेरीज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और वो लंबे समय तक अपना कार्य कर पाएंगे। तो आज की समरी में हमने पब्लिक लाइब्रेरीज़ के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को जाना, जिनमें उनके उद्भव, वृद्धि और विकास की एक सामान्य झलक हमें देखने को मिली। डिटेल्ड में हमने डिस्कशन किया पब्लिक लाइब्रेरीज़ और सोसाइटी में उनके योगदान और उनकी स्वतंत्रता के बाद उनकी चर्चा की गई। उसके बाद हमने जाना कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ का फ्यूचर विजन क्या हो सकता है। जैसे कि एक कथन है, नेशन दैट रीड आर द नेशन दैट लीड, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। यह दर्शाता है कि एक देश में शिक्षा उसके विकास की कुंजी है और पुस्तकालय इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार मित्रों जुड़ने के लिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।